Good afternoon, students. Myself, Professor Uday Patel. Today, we start new chapter, which is Introduction to Power System Deregulation and Restructuring. It is the last chapter of your subject, Power System Operation and Control (PSOC). Uh, Today's presentation contains our Actually, today's presentation contains his introduction. Okay? In this lecture, we only see the introduction part of this chapter. Now, first of all, we start from scratch. Okay? We start from very beginning of the deregulation or restructuring of our sector, of our system. तो अगर हम बात करते हैं तो पावर सेक्टर जो भी होता है वो किसके अंदर आपका डिवाइड होता है जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करते हैं बहुत पहले की आ, तो उसके अंदर आपका क्या था एक यूटिलिटी यानी एक सिस्टम जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तीन को क्या करता था कंट्रोल करता था हैंडल आउट करता था। ओके जिस also called as utility system। उसके बाद क्या हुआ कि नॉन यूटिलिटी आई। नॉन यूटिलिटी को डीरेगुलेशन भी बोला जाता है, रीस्ट्रक्चरिंग भी बोला जाता है। उसके अंदर आपका क्या हुआ कि जनरेशन जो भी होता है ओके जनरेशन कंपनी को जेनको बोला जाता है, ट्रांसमिशन कंपनी को ट्रांसको बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को डिस्को बोला जाता है। ओके जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी तीन कंपनी है ओके वो क्या होगी पहले एक थी उसके बाद वो सेपरेट आउट होगी, उसको डीरेगुलेशन बोला जाता है। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि ये तीन जो भी कंपनीज है ओके वो सेपरेट आउट होगी। तो जनरेशन कंपनी सिर्फ जनरेशन करेगी, ट्रांसमिशन कंपनी सिर्फ ट्रांसमिशन के यही वर्क करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सिर्फ पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इंडस्ट्री के लिए एज वेल एज हमारे मेनली रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। ओके अब ये इस सिस्टम को नॉन यूटिलिटी सिस्टम बोला जाता है। दूसरी एक चीज़ कि डे बाय डे हमारी क्या है रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से ये जो भी मार्केट है ओके वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ओके अब अभी की कंडीशन में और पहले की कंडीशन में ऐसा है कि आप डायरेक्टली ग्रिड से पावर को कैरी नहीं कर सकते थे, ले नहीं सकते थे। लेकिन अभी की कंडीशन में क्या है आप डायरेक्टली ग्रिड से पावर को ले सकते हो। ओके यानी आप रिक्वायरमेंट रखोगे कि हाँ चलो हमें इतना पावर रिक्वायर्ड है और अभी की कंडीशन में जो डीरेगुलेशन चल रहा है तो उस कंडीशन में के अंदर आप डायरेक्टली ग्रिड के साथ आप यानी ग्रिड से आप पावर को कंज्यूम कर सकते हो। ओके पहले ऐसा नहीं था, आप ग्रिड से पावर कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे। ओके तो ये एक डिफरेंस है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। इम्पोर्टेंस ऑफ पावर सेक्टर। अब पावर सेक्टर का पर्टिकुलरली क्या इम्पोर्टेंस है क्योंकि पावर सेक्टर यानी क्या जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। Power sector is the biggest industry. Okay, we all know that it is a very biggest industry. Okay, which include generation company, transmission company, as well as distribution company. Without electricity, power industry can't be operated. Okay, without industry, without electricity, power industry cannot be operated, can't be operated. Why? Every industry needed the power for their product। okay यानी कि अगर आप किसी भी लाइक मान लो कि कार इंडस्ट्री की बात कर लो ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लो ओके, और जितनी भी इंडस्ट्री है उसकी बात करो तो उसके लिए पावर रिक्वायर्ड होता ही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती ही है। उसके बिना आपका इंडस्ट्री नहीं चल सकता। ओके सो वी कैन से दैट द पावर इंडस्ट्री कैन नॉट बी ऑपरेटेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। पावर सेक्टर इज वेरी बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। रेसिडेंशियल जोन ओके, अगर आप रेसिडेंशियल जोन की बात करते हो तो हमारे यहाँ पे
इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पे यूज होती है? एयर कंडीशनिंग के अंदर यूज होती है, वाटर को गर्म करने के लिए, वाटर हीटिंग के लिए आपका यूज होता है। ओके, आफ्टर दैट है कि इल्यूमिनेशन यानी बल्ब, वो सारी चीज़ें हो गई। ओके, आफ्टर दैट एंटरटेनमेंट यानी टेलीविज़न हो गया। ओके, बहुत सारी ऐसी जो रेजिडेंशियल चीज़ें हैं जहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। उसके अलावा क्या है कि रेलवे है, आफ्टर इन हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे आपका पावर आपका कंज्यूम होता है, यानी काफ़ी सारी जगह आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ पावर सेक्टर के अंदर दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस। फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस कैसे कि पावर सेक्टर के अंदर ह्यूज अमाउंट आप जो भी इंडस्ट्रियल्स हैं यानी जो इन्वेस्टर्स हैं, ओके, उन्होंने अपना बहुत सारा रुपीस, बहुत सारा मनी अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट किया होगा। ओके, और इसके इससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी गेन करते हैं। ओके, इसलिए उसका फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि चलो जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके, इफ़ वी हैव 10 लाख वी कैन नॉट create or produce the generation company. Okay, we need very huge amount of money for the generation company. Okay, like Genco, Trasco, and Disco. Okay, generation company, transmission company, as well as distribution company. We need very big amount. Okay, so financial importance is very much. Sorry. आफ्टर देन लेबर इम्पोर्टेंस। ओके, लेबर इम्पोर्टेंस क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ओके, पावर सेक्टर के रिस्पेक्ट में क्यों? क्योंकि देखो जनरेशन, हमारी पावर सेक्टर के अंदर तीन कंपनी है, जनरेशन कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। और उसके अंदर भी क्या होता है कि स्किल एंड अनस्किल वर्कर्स चाहिए होते हैं। ओके, थाउजेंड ऑफ आपके वर्कर्स चाहिए होते हैं सभी कंपनीज के अंदर। ओके, जिससे काफ़ी सारे लोगों को जॉब मिल सके। ओके, इसलिए जो भी आपका लेबर इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पावर सेक्टर के। If we talking about factors of deregulation and restriction in power system, okay, there are four parts, which are power system, information technology and operation research, power electronics and economics. Okay, अब पावर सिस्टम के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है? HVDC यानी हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, पावर क्वालिटी, रिलायबिलिटी सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन जनरेटर्स, ये सारे पावर सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन रिसर्च, उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होगा? मार्केट मोड्स, डिमांड साइड मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च मेथड्स, डेटा माइनिंग, वो सारी चीज़ें आपकी सेकंड नंबर यानी आईटी एंड ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके फैक्ट डिवाइसेस, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम एंड हाई एफिशिएंसी कन्वर्टर्स लाइक इन्वर्टर एंड रेक्टिफायर के, वो चीज़ें आपकी इंक्लूड होती है। इकोनॉमिक्स के अंदर पावर मार्केट वोलेटिलिटी, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस फोरकास्ट, वैल्यूएशन ऑफ रुपीस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज करेंसीज, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फीचर्स ऑफ डीरेगुलेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग, कौन कौन से फीचर्स हैं डीरेगुलेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग के लिए? सेग्रीगेशन ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, यानी अलग अलग होना जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का। जनरेशन ऑफ कंपटीशन इन पावर जनरेशन सेक्टर। नाउ अभी क्या हो गया, ये प्राइवेटाइजेशन हो गया। जनरेशन कोई अलग कंपनी करी है, ट्रांसमिशन कोई अलग कंपनी करी है, डिस्ट्रीब्यूशन कोई अलग कंपनी करी है। ऐसा नहीं है कि जनरेशन की सिर्फ एक ही कंपनी होगी, बहुत ज़्यादा कंपनीज होगी। जनरेशन की 10, 20, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंपनीज अवेलेबल होगी। तो उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा। ओके,
और इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो चीप मिलेगी, ठीक, हमें कम प्राइस देना पड़ेगा। Independent system operator to look into electrical market day by day operation. No need to license for generation of power from solar and wind power source. Okay? यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, कहीं कहीं अभी तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि अगर आप सोलर पार्क लगाते हो, ठीक है, या सोलर फार्म क्रिएट करते हो, तो वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सोलर सॉरी जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको मिलती है, और वो आप क्या कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए सिंपल आपको एक सुपर मीटर लगाना पड़ता है, और उसकी यूज़ से आपको ये पता चलता है कि आपके वहाँ से कितना इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में सप्लाई हुआ है। वो सेम चीज़ आप विंड पावर सिस्टम के अंदर भी कर सकते हो। तो वो दो चीज़ें जो भी है, सोलर एंड विंड, ओके, उन दोनों के लिए आपको कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओपन एक्सेस टू ऑल पावर सप्लाई नेटवर्क। चैलेंजेस टू दी डीरेगुलेशन एंड रिस्ट्रक्चर, कौन कौन से चैलेंजेस है कि ग्रॉस इनएफिशिएंसी, ओके, कि काफ़ी बड़े अमाउंट में आपको इफिशिएंट नहीं होगा वो, level of deafness, economic and social accessibility, technological development in electricity sector, political business, environmental effects, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लेबर यूनियन प्रॉब्लम, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि काफ़ी ज़्यादा एक बार लेबर का इश्यू होता है, ठीक, क्योंकि आप प्राइवेट कंपनी चला रहे हो तो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने के लिए मिलेगी, टेक्निकल इश्यूज आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्शन स्ट्रेटजी, ओके, बीड्स लगाई जाती है एक्चुअली, ओके, आगे जाके आप पढ़ने वाले हो, लेकिन डीरेगुलेशन और रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या होता है कि बोली लगाई जाती है कि चलो ये इतना इलेक्ट्रिसिटी है तो हम इतने में हम ये सेल कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, लेकिन बीडिंग के ऊपर से ऑक्शन किया जाता है, ऑक्शन स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें के ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। Transmission conjunction, selection of AC optimal power flow against a DC optimal power flow for calculating nodal electricity prices or cost, maintaining the system reliability, investment generation, capacity expansion planning, emission re-regulation, emission regulation, हाई डिमांड ग्रोथ, टैरिफ पॉलिसी, इन सभी का, ये सभी डीरेगुलेशन के अंदर आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये सारे चैलेंजेस हैं एक्चुअली, ठीक है। आज हमने इंट्रोडक्शन ही पार्ट पढ़ा है कि व्हाट इज डीरेगुलेशन और रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच।